परिवार के हम एक पार्ट बन जाते हैं। और ऐसा अगर रिप्रेजेंटेशन जगह जगह से आया तो ये कठिन नहीं है। कई सालों से जैसे नाम लिए सुनील गुप्ता जी ने भी, अशोक जी ने भी, कि कई सालों से कई लोग कांग्रेस वाले ये क्षेत्र पे अपनी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। सरकार किसकी भी आओ, ये अपनी सत्ता छोड़ते नहीं है। कानून 10 साल के बाद रहने का नहीं है उस पर, तो ये दूसरा 2 महीने इस्तीफा देकर वापस आते हैं, अपने एक ही दूसरे चेहरे के माध्यम से आते हैं और अपनी पॉलिसी चलाते हैं। सुनील गुप्ता जी ने देर आए दुरुस्त आए। कई सालों से मन में इस क्षेत्र का ताकत की हमें आकलन अभी हो गया है। मुझे ऐसा लगता है ये जो सहकार भारती हो, बीजेपी का कोऑपरेटिव सेल हो, ऐसे माध्यम से, और हमारे कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी आइडेंटिटी ही सहकार है। ऐसे कई लोग मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में हैं, कि जो सहकार में काम करके अपनी आइडेंटिटी उन्होंने बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है इसका बेसिक वर्क करने की जो हमारी परिपाटी है वो करने की आवश्यकता है। सरकार है ये एडिशनल हमारे लिए बात है। सरकार है तो स्वाभाविक रूप से अधिकारियों का अप्रोच भी बदल जाता है, पर इसके प्रभाव के कारण हम अच्छी वोट बैंक बना सकते हैं, समाज में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं, और बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा आज तक उपेक्षित रह गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सहकार भारती ने तय किया तो निश्चित रूप से हाउसिंग कोऑपरेटिव्स में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, वाटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और ऐसे जगह जगह पे जो जो संस्थाएं काम कर रही है उसमें हम निश्चित रूप से शिरकाव कर सकते हैं, अच्छा प्रतिनिधित्व हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है। सुनील जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस विषय का चिंतन जैसे होना चाहिए इसके पहले इतना हुआ नहीं। प्लानिंग इन डिटेल एंड प्लानिंग इन एडवांस, दोनों बातें करने की आवश्यकता है। जब आदमी ऊपर नीचे से टीका लगाकर किसी पार्टी से जुड़कर आता है तो ऊपर वो बहुत जल्दी बदलता नहीं है। इसलिए इसका होमवर्क नीचे से ही शुरू करना चाहिए, और जहां जहां भी कोई मदद की आवश्यकता है, बीजेपी के भी काफी अनेक जगह पे कार्यकर्ता है, अशोक जी जैसे लोग हैं जिनका इस पर अच्छा स्टडी है। सहकार भारती के भी सतीश मराठे जी है, अपने जितेंद्र भाई मेहता जी है, इनका भी अच्छा स्टडी इन सब विषयों पर है। वो अपना अपना प्रेजेंस रखते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम सब लोग इसका अच्छा स्टडी कर इस क्षेत्र में भी हमारे विचारधारा का प्रभाव कैसे रहेगा इसके लिए हम काम करें तो निश्चित रूप से एक अच्छे रिजल्ट इसमें लाने में और नई लीडरशिप डेवलप करने में, दोनों बातों में हमें यश मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ज्यादा इस समय और ज्यादा वेबिनार में सब पब्लिक में बोलने की आवश्यकता नहीं है। कई बातों का होमवर्क तो व्यक्तिगत बैठकर वो एक एक फैकल्टी वाइज, सेक्टर वाइज करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इसका अच्छा कोऑर्डिनेशन करके हम सब लोग करेंगे। इतना कहकर मेरे 2 शब्दों को मैं विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्याम जाजू जी का, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव दी। अब आमंत्रित करते हैं श्री आदेश गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? गुप्ता जी। हाँ सुनील जी, अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं। हाँ जुड़ गए जी। आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी का स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपको आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम में। नमस्ते। आप अपने विचार रखें जी। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है जी आपकी आवाज। इनमें भी अच्छे से आ रही है। देखो जी आ रही है। सहकारिता वेबिनार में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी, संजय गर्ग जी, अशोक दवास जी, सुनील गुप्ता जी और
सभी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सभी साथियों, भाइयों और बहनों, सुनील जी ने जब ये जिक्र किया कि हम लोग एक बार वेबिनार में मिलते हैं और इस कोरोना संकट में बहुत सारी दिक्कतें होते हुए भी सहकारिता के काम में आप लोग लगातार कंसर्न रखते हैं, बात करते हैं। एक समय ये था कि जब सहकारिता आंदोलन जिस समय प्रारंभ हुआ था और वर्षों वर्ष तक कई स्टेट में, कई देश के कई प्रदेशों में सहकारिता ही राजनीति को दिशा देने वाला एक बड़ा टूल था। मुझे ये भी याद है कि सहकारिता के माध्यम से कई राज्यों में कांग्रेस ने अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी। सहकारिता के माध्यम से समाजवादी लोगों ने भी अपना वर्चस्व बढ़ाया है और मैं समझता हूं कि सहकार जो है, एक दूसरे का सहयोग, कोऑपरेटिव, ये समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। और जैसे आप क्रेडिट थ्रिफ्ट सोसाइटी है, सहकारिता के कई माध्यम है। मेरी सुनील गुप्ता जी, अशोक डबास जी से भी कई बार बात होती रही है। हमारे आदरणीय श्याम जाजू जी केशव सहकारी बैंक में डायरेक्टर भी हैं। सहकारिता के माध्यम से कितने काम समाज के भले के लिए हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन कुछ कारणों से कई जगह क्या हुआ कि चाहे वो दिल्ली हो या कुछ और स्टेट हो, वहां पर लोगों ने सहकारिता को एक अपना वर्चस्व का, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसको साधन बना लिया है, जिसके कारण से सहकारिता आंदोलन धीरे धीरे उसमें कमी आई है। मुझे ये भी ध्यान है कि एक समय ऐसा था कि जब सहकारिता से किसान भी जुड़े होते थे, सहकारिता से छोटे व्यापारी भी जुड़े होते थे, सहकारिता से समाज के हर तबका जुड़ा होता था, छोटे से छोटे रूप में और बड़े से बड़े रूप में। और आज जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस सहकारिता को एक बड़ा रूप देने का काम किया है। अगर हम बात करें दिल्ली की या पूरे देश की, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भी एक तरह से एक सहकारिता का, एक कोऑपरेटिव का एक मूवमेंट है। इस देश में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं और उनके माध्यम से महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता, गरीबों के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। हालांकि वो सहकारिता का एक नहीं हम कह सकते हैं। आप लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो सहकारिता अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से कोऑपरेटिव यूनियन हो या दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यूनियन हो, वो अलग अलग तरीके से काफी संस्थाएं काम करती हैं। लेकिन ध्यान में ये आता है कि कुछ लोग उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर संस्था को हर स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे, लोकतंत्र के हिसाब से काम हो और ज्यादा से ज्यादा उसमें नई सहभागिता हो, इसके लिए काम करते हैं। दिल्ली में लगभग 5000 से अधिक कोऑपरेटिव संस्थाएं काम करती हैं। बड़ी संख्या में क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी बनी हुई हैं। और जिस तरह से लोकतंत्र का जो अभाव हो गया है दिल्ली में कोऑपरेटिव संस्थाओं में, उसकी बहाली की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है
जो लोग आज हमारी संस्थाओं में, चाहे वो क्रेडिट सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, उनमें हमें संपर्क कायम करने की जरूरत है। अगर हम उनके संपर्क, उनके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे तो अपनी बात को हम अच्छी तरीके से रख सकते हैं। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व तक सहकारिता के विकास एवं उन्नति और समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होता था, जो कि नहीं हुआ है। उसका गठन होना चाहिए। काफी बार आप लोगों ने मांग की है कि इसको गठन करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर हम लोग कोऑपरेटिव संस्थाएं सब मिलकर इस तरह मांग करें। और मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मांग के साथ हम अपने को जोड़ सकते हैं, अपनी बात को मजबूती से सरकार को रख सकते हैं। मुझे ये भी ध्यान है कि कोऑपरेटिव लॉ कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता के अंदर कानूनों में सुधार, सहकारिता के विकास में अवरोध डालने वाले कानूनों को बदलने की दृष्टि से कोऑपरेटिव लॉ कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें कानूनविद भी हों, सहकारिता को समझने वाले लोग भी हों, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हों, उसमें कोऑपरेटिव सरकारी स्तर के लोग भी हों। ऐसे ही जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में क्रेडिट सोसाइटी है, कंज्यूमर स्टोर है, कोऑपरेटिव स्टोर है, कोऑपरेटिव बैंक है, हाउसिंग सोसाइटी है, और उसके बाद भी हम उस मूवमेंट को, उसमें लोगों के समावेश को, उनके विचारों को हम अच्छी तरीके से सरकार को रख नहीं पा रहे हैं। एक हाई पावर कमेटी इसके लिए बनाई जानी चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि सहकारिता के माध्यम से जो कार्य हो सकते हैं वो बहुत सारे काम, जिनमें हम युवाओं को जोड़ सकते हैं, महिलाओं को जोड़ सकते हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हम एक मूवमेंट चला सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला है, और उस जन औषधि केंद्र के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयां मिलती हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम लोग इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को इस तरह से भी जोड़े कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं आम जन के लिए, सामान्य जन के लिए लागू करना चाहते हैं, और उन योजनाओं को हम कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से ग्राउंड लेवल तक ले जाने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है, बहुत बड़ा माध्यम साबित हो सकता है। इसलिए हमें इस तरह का कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाना चाहिए कि जिससे जो अच्छी नीतियां हैं, जो ग्राउंड में कमजोर वर्ग के लोगों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, महिलाओं के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट हो, महिलाओं को उनके स्वाभिमान बढ़े, उनके अंदर उनकी आत्मनिर्भरता बढ़े, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। मैं आज की इस वेबिनार में एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बहुत सारे काम जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान इस कोरोना संकट का एक ऐसा मूल मंत्र हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इस संकट की लड़ाई में भी, इस संकट के समय में भी उन्होंने चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलने का काम किया है। और जो सहकारिता है, उस सहकारिता के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से हम इस मूवमेंट को भी अपने हाथ ले सकते हैं। देखिए कितना बड़ा, कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने महाराष्ट्र के बारे में सुना है कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव से ही बड़े बड़े नेता निकलते हैं और राजनीति होती है, और बहुत सारे काम जनता की सेवा के लिए होते हैं, चाहे वो शरद पवार जी हों या हमारे
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी एक जीता जागता उदाहरण है कि जिन्होंने सहकारिता के आंदोलन को लोगों की सेवा करने का माध्यम बनाकर एक मजबूत माध्यम बनाया है। उससे युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, लोगों की मदद करना, फाइनेंस से जुड़े मसलों से लोगों को रोजगार देना, उनको ऋण देना, इस तरह के काम करके हम एक सहकारिता को एक अच्छा सहकारिता के माध्यम से जनता की सेवा कर सकते हैं। और दिल्ली के अंदर बहुत काम करने की हमें जरूरत है। सहकारिता को स्कूल के कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। देश की कुल आबादी में लगभग 65% युवा हैं, लेकिन वास्तविकता है कि सहकारिता के क्षेत्र में युवाओं की संख्या, युवाओं की जो भागीदारी है वो कम है। उनको जागरूक करने की जरूरत है। अच्छा, एक बात और है कि जो सहकारिता के आंदोलन से जुड़े लोग हैं, आज जब दिल्ली के अंदर हम देखते हैं तो कुछ 1, 2, 4 लोग जो कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि जो लोग हैं, जो इनके सदस्य हैं और आप लोग जिस तरह से काम करते हैं, उनको अपनी भागीदारी वहां पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बहुत सारी सुनील जी ने हमें बातें भी बताई हैं कि किस तरह कोऑपरेटिव की दिल्ली में समस्याएं हैं, कि हमें एक दोहरी सदस्यता का प्रावधान है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को काफी नुकसान होता है। और इसका जो पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम है, इसको ऑनलाइन होना चाहिए, जिसको ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट नहीं होता है। तो ये जो कमियां हैं, इस सब कमियों के बारे में हमें सरकार को जागरूक करके सरकार को बताना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जनसेवा का बीड़ा उठाया है और आज हमारे बीच में सहकार भारती के भी पदाधिकारी जुड़े हैं, तो हमें ये जरूर करना चाहिए कि हम इसकी जो वेबसाइट, इसके जो सहकारिता का जो टूल है, उसको जन सेवा के लिए हम कैसे अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, जिससे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को दिल्ली के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें अग्रणी भूमिका निभाएं। और दिल्ली में जो कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसमें जो लोग जमे हुए हैं, वर्षों से जमे हुए हैं, उनको कैसे हम भारतीय जनता पार्टी में कर सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए हमें एक्शन प्लान करने की जरूरत होगी। और जो समस्याएं आपने बताई हैं, चाहे वो रिहायशी क्षेत्र में चल रही सोसाइटीज के ऑफिस से संबंधित समस्या हो, क्योंकि दिल्ली में अधिकांश सोसाइटी रिहायशी क्षेत्रों में चल रही हैं, और सोसाइटी को अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से बाहर माना जाना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में स्वयं के लिए लाभ नहीं कमाया जाता है, या इन सोसाइटियों को रिहायशी क्षेत्र में चलने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सीलिंग जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सोसाइटी को डीडीए और कारपोरेशन की मार्केट में अपना ऑफिस बनाने के लिए रियायती दर पर उनको किराए पर मिलना चाहिए। जिन सोसाइटी ने अपने ऑफिस खुद खरीदे हुए हैं, उन पर हाउस टैक्स माफ होना चाहिए। उनको बिजली पानी की दरों में रियायत मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही मांग है आपकी, क्योंकि सोसाइटी किसी अपने लिए काम नहीं करते, अपने लिए लाभ नहीं कमाते। जो पैसा बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक से जो अर्निंग होती है, वो सभी सदस्यों का सामूहिक और वो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो पैसा आता है, वो सभी सदस्यों की सामूहिक संपत्ति होती है। और ऐसे में जब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव यानी सहकार के लिए काम कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट को हमें जन जन तक पहुंचाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो काम है, जिन्होंने जनता के लिए काम किए हैं,
चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना हो या महिलाओं के उनके रोजगार के लिए हो, रेहड़ी पटरी के उत्थान के लिए और उनको जो 10,000 रुपए का लोन देने की योजना हो। तो मैं समझता हूं कि इन योजनाओं के साथ भी हम कोऑपरेटिव को जोड़ते हैं तो इससे जरूरतमंद लोगों को मदद मिलेगी और लोगों के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो महत्व है वो लोगों को समझ में आएगा और हम अच्छी तरह से उसको डिलीवर कर पाएंगे। मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग आज वर्चुअल मीटिंग के रूप से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। भविष्य में हम लोग एक साथ बैठकर फेस टू फेस भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो जितनी भी हमारे देश के अंदर समस्याएं हैं, युवाओं से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, मजदूरों से संबंधित हो, उनको वो एक डिलीवरी देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमें उन योजनाओं पर वर्क करके उसको कोऑपरेटिव से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम उनकी मदद अच्छी तरह कर पाएंगे और कोऑपरेटिव मूवमेंट को अच्छी तरह चला पाएंगे। जो लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट को अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी स्वार्थ के लिए करते हैं, उनको हमें जनता के सामने, कोऑपरेटिव के सदस्यों के सामने एक्सपोज करने की जरूरत है। इसके लिए हमें एक्टिव रहने की जरूरत है। आपने हमारी बात को बड़ी ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कुछ एक प्रश्न आ रहा है, अतुल वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, इजाजत है सुनील गुप्ता जी, मैं उनको दूं? हाँ कोई अतुल वर्मा जी। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आ रही है। अतुल जी पूछिए आप। सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा